क्वेश्चन नंबर 21. A rheostat differs from potentiometer in the respect that. ठीक है, रियोस्टेट के साथ पोटेंशियोमीटर का क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर दोनों क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टर होता है। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टर होता है। पहले आता है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है 3 टर्मिनल का, जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है और ज्यादा एक्यूरेट होता है, और ये बहुत स्मॉल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और जो रियोस्टेट होता है वो काफी बड़ा चीज होता है, ऐसा सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। यहाँ पे यार, यहाँ पे लटका हुआ रहता है ऐसा। ठीक है, तो थिएटर वेटर या स्टेज शो जो होता है, पहले जमाने में ऐसा होता था कि यहाँ पे एक पॉइंटर लगा के, ये पॉइंटर को राइट लेफ्ट करना पड़ता था मैनुअली। ठीक है, तो अभी जमाना बदल गया है, अभी ज्यादा पोटेंशियोमीटर यूज होता है और रियोस्टेट भी यूज होता है। वो ऑटोमेटिक रियोस्टेट यूज होता है। ठीक है, हाथ से कुछ नहीं करना पड़ता है, सारे जो होता है वो कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन से वो कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो खासतौर पे दोनों सेम चीज है, लेकिन रियोस्टेट जो है काफी बड़ा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज होता है, और पोटेंशियोमीटर काफी छोटा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यूज होता है। और रियोस्टेट काफी बड़ा है और इसका वाटेज रेटिंग जो है काफी ज्यादा होता है पोटेंशियोमीटर। तो इसीलिए यहाँ पे जो मेन डिफरेंस यही है कि रियोस्टेट का जो पावर रेटिंग है, ठीक है, वाटेज रेटिंग है, वो ज्यादा होता है। तो 21 का जो आंसर हो रहा है डी, रियोस्टेट हैज हायर वाटेज रेटिंग। ठीक है, डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया, देखिए 3 एलिमेंट्स हैविंग कंडक्टेंस G1, G2, G3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर कंबाइंड कंडक्टेंस विल बी। तो यहाँ पे कंडक्टेंस का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा, देखिए तो G1, G2, G3, G1, G2, G3 तीनों को क्या क्या पैरेलल में दे दिया। देखिए, जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस कैसा बिहेव करता है कॉम्बिनेशनल केस में, जो इक्विवेलेंट मतलब कंडक्टेंस अगर निकालना हो, पैरेलल हो चाहे सीरीज में हो, तो वो हमेशा कंडक्टेंस हमेशा कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस में अगर पैरेलल में ऐसा रखेंगे तो सिंपली एडिशन हो जाता है, C1, C2, C3 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें है रेजिस्टेंस में सीरीज में एडिशन होता है और कैपेसिटेंस में पैरेलल में एडिशन होता है, तो उस हिसाब से कंडक्टेंस भी पैरेलल में एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आंसर हो जाएगा G1, G2, G3, G1 प्लस G2 प्लस G3। ठीक है, 22 का आंसर है डी। 23 का देखिए बताया क्वेश्चन, ए स्टैंडर्ड 60 watt bulb is in series with an room heater and connected across the mains. If the 60 watt bulb is replaced by 100 watt bulb, then क्या होगा। तो यहाँ पे ऐसा बता रहा है कि एक 60 वाट का बल्ब लगा हुआ है, एक हीटर लगा हुआ है। ठीक है, एक हीटर लगा हुआ है और एक बल्ब है 60 वाट का, और एक हीटर है। तो यहाँ पे सप्लाई दे रहा है मेन से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सीरीज में है, मतलब करंट जो फ्लो कर रहा है दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पे जो लॉस हो रहा है बल्ब में, जो हीट एनर्जी हम लोग मिल रहा है I2R मिल रहा है। ठीक है, इसका जो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। यहाँ पे जितना सप्लाई बढ़ाएंगे इसमें करंट उतना बढ़ेगा। अब क्या होगा देखिए, 60 वाट की जगह यहाँ पे क्या कर दिया, 100 वाट कर दिया। 60 वाट की जगह क्या क्या 100 वाट कर दिया, तो वाटेज रेटिंग बढ़ गया। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा तो उस सबसे क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा ना। 60 वाट था पहले, उसको अगर 100 वाट करना है तो यहाँ पे I2 बढ़ाना, आर अगर फिक्स्ड रहेगा तो I2 बढ़ाना है। तो मान लीजिए यहाँ पे I2 बढ़ गया, तो उस I2 इधर हीटर में भी जा रहा है। उस I2 अगर I2 बढ़ गया तो I2R भी इधर बढ़ जाएगा, क्योंकि हीटर का भी रेजिस्टेंस फिक्स्ड है। रेजिस्टेंस तो नहीं बढ़ना है, रेजिस्टेंस फिक्स्ड है। तो उस हिसाब से I2 बढ़ रहा है, I2R भी बढ़ेगा। तो I2R बढ़ेगा तो उसका वाटेज रेटिंग जो है वो भी बढ़ जाएगा, और हीटर का आउटपुट जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा द हीटर आउटपुट विल इंक्रीज।
23 का आंसर है ए। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरिएबल रजिस्टर्स आर वायर उंड, थिन फिल्म रजिस्टर, थिक फिल्म रजिस्टर, ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो वेरिएबल रजिस्टर होता है वायर उंड रजिस्टर होता है, तो रियोस्टेट होता है जो मैं अभी बताया था, ठीक है, पहला क्वेश्चन में, तो बोलने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए वायर उंड रजिस्टर। नेक्स्ट है 25 का, व्हेन checked with an ohm meter, an open register reads 0, high but with intolerance, low but not 0, इनफाइनाइट। देखिए खाली जगह जो होता है, मतलब वैक्यूम, मान लीजिए खाली जगह है, कुछ नहीं है, तो वहां पे रेजिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी होगा ना, उस वहां पे रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा, मतलब मेजर ही नहीं कर सकते, ओपन सर्किट दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि ओपन रजिस्टर, मतलब जो रजिस्टर ओपन है, मतलब किसी के साथ किसी का टच नहीं है, तो वहां पे जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। 25 का आंसर है डी, इनफाइनाइट। 26 का देखिए, एक क्यूब दे दिया और ये बता दिया कि क्यूब का जो सारे टर्मिनल है, सारे टर्मिनल का रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है। अब P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है निकालना, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने जाएंगे तो इसका जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है बहुत ही बड़ा है, ठीक है। पहले यहाँ से करंट आएगा, फिर करंट 3 भाग में बटेगा, 3 भाग यहाँ पे आके फिर 2 भाग में बटेगा, यहाँ पे फिर 2 भाग में बटेगा, यहाँ पे फिर 2 भाग में बटेगा, फिर यहाँ पे आके फिर 3 भाग में जुड़ेगा, ठीक है। तो केसीएल लगेगा यहाँ पे, केसीएल भी लगेगा, ओम्स लॉ भी लगेगा यहाँ पे, तो काफी कॉन्जेस्टेड है और काफी कैलकुलेशन जो है बहुत ही बड़ा है। तो एमसीक्यू के लिए क्या करना है, एमसीक्यू के लिए आपको थोड़ा रट लेना है इसको, ठीक है। अगर किसी का डाउट आ रहा है तो मैं बाद में इसको करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल एमसीक्यू के लिए इतना बड़ा तो नहीं कर सकते। तो जो एक टर्मिनल का जितना रेजिस्टेंस रहेगा वो रेजिस्टेंस इंटू 5/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि रेजिस्टेंस वहां पे कुछ भी है, मान लीजिए कि आर दे दिया था, तो वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा 5/6 आर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये आपको याद रख लेना। आर का वैल्यू कुछ भी दे, आर का वैल्यू मान लीजिए कि 12 ओम दे दिया, तो उस हिसाब से 5/6 इंटू 12 कर देंगे, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आर का वैल्यू मान लीजिए कुछ भी दे दे, आर का वैल्यू 6 अगर दे दे तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 5/6 इंटू 6, 5 ओम हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, इतना बड़ा क्यूब मतलब एमसीक्यू में तो नहीं देगा, अगर एमसीक्यू में देगा तो वहां पे आपको थोड़ा याद रखना है। और ये अगर दे सकता है तो एसएससी जेई में जो सेकंड स्टेज एग्जाम होगा तो उसमें शायद दे सकता है, और उसमें भी 5 से लेकर 10 मार्क मिनिमम रहेगा इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन बी 5/6 आर। यहाँ पे फिर देखते हैं रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी इन सर्किट शोन बिलो। तो यहाँ पे देखिए एक सर्किट दे दिया हुआ है, डेल्टा स्टार कनेक्शन एक सर्किट है। डेल्टा का देखिए आर आर आर, स्टार का देखिए 2 टर्मिनल आर आर है, तीसरा टर्मिनल खुला हुआ है। तो ए बी के बीच में यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके से आप कर सकते हो, एक स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वहां से कर सकते हो, या तो डायरेक्टली बता सकते हो। देखिए यहाँ पे देखिए जो डेल्टा है, मान लीजिए स्टार यहाँ पे डेल्टा है, आर 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 तीनों में सेम है, तीनों में सेम है, मतलब जो स्टार कनेक्शन होगा अंदर, स्टार कनेक्शन का 3 ब्रांच में रेजिस्टेंस सेम होगा, ठीक है, उस हिसाब से। तो तीनों सेम होगा मतलब आर है, यहाँ पे भी आर है, और बी ए में यहाँ पे भी आर होना चाहिए, ठीक है। तो ये लॉजिक लगा के आप आंसर आर तुरंत लगा सकते हो। या तो सेकेंड चॉइस देखिएगा, जो लोग मेरा नोट्स ले वो देख लीजिएगा, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा फॉर्मूला लगता है, उसी फॉर्मूला में आप बैठा दीजिए, तो यहाँ पे रिजल्ट आपका निकल आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से वो आंसर होगा। तो यहाँ पे फिर तो यहाँ पे जो आंसर हो रहा है देखिए ए हो रहा है, ए आर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए लिथियम सेल्स ऑपरेट रेंजिंग फ्रॉम -25 to 25, -50 to 25, -50 to 75, -75 to 75। तो देखिए लिथियम सेल्स का जो रेंज है काफी बड़ा है, ये -50 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस। तो सी ये याद रखने का है, इसमें समझने का कुछ नहीं है। जो सेल के बारे में मैं जो मेरा नोट्स जो लोग लिए हो सेल के बारे में भी मैं डिटेल दे दिया हूँ, कौन सा सेल में
ऑपरेट रेंज दे दिया हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना रहता है वो भी दे दिया हूँ, सारा चीज दे दिया हूँ, तो वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, 28 का आंसर हो रहा है सी। 29 देखिए, बेसिक सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, बेसिक सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, चार्ज पार्टिकल एलॉन, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, मैग्नेटिक डाइपोल्स, मैग्नेटिक डोमेन्स। ठीक है, तो 29 का मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है, होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये करके बताइएगा। यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है देखिए, बी दिया हुआ है, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। मैं अभी नहीं बताऊंगा कि ये आंसर जो है सही दिया है या गलत दिया हुआ है, तो आप लोग फिलहाल कमेंट करके बताइएगा इसमें क्या हो सकता है कि बेसिक सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म क्या हो सकता है। चार्ज पार्टिकल एलोन हो सकता है, या तो मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक डाइपोल्स, मैग्नेटिक डोमेन्स। 29 का आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। नेक्स्ट देखिए 30 का जो मैं बता रहा हूँ, यूनिट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो है वो है वेबर। फ्लक्स डेंसिटी, कुछ भी डेंसिटी निकालना है मतलब वहां पे एरिया देके डिवाइड करना है आपको। एरिया देके डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी निकल आएगा। ठीक है, कुछ भी डेंसिटी निकालना तो एरिया देके डिवाइड कर लीजिएगा, तो वहां पे डेंसिटी आएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 30 का आंसर है ए, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे, और पहले वाला वीडियो जो लोग नहीं देखो ले देख लीजिएगा, और जो लोग अभी भी मेरा थ्योरी वाला नोट्स लिए हो, पढ़ाई नहीं किए हो, कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आके आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू में एक बार आप आ गए तो थ्योरी दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए चलिए बाय बाय।